एक प्राइवेट स्कूल की एक खूबसूरत महिला टीचर जो कि पीने का पानी लेने के लिए सरकारी स्कूल में लगे नलके के पास पानी भरने के लिए जाती है, लेकिन बीच रास्ते में एक पुलिस स्टेशन पड़ता है। उस पुलिस स्टेशन के 4 सिपाही महिला टीचर को किसी बहाने से थाना में बुलाते हैं और उसी थाने में महिला टीचर के साथ चारों मिलकर सामूहिक दुष्कर्म करते हैं। और फिर जब उन लोगों की हवस की प्यास बुझ जाती है, उसे बुरी तरह टॉर्चर करते हुए जान से मारकर थाने से कुछ दूर एक गड्ढे में फेंक देते हैं। लेकिन एक कहावत है, जाके राखो साइयां मार सके न कोई। दरअसल मारने वाला भी ऊपर वाला होता है और बचाने वाला भी ऊपर वाला होता है। आखिरकार वह महिला बच जाती है और 3 महीने चिकित्सा उपचार के बाद जब बात करने लायक हो जाती है तो इस घटना की पूरी सच्चाई जब सुनाती है तो हर सुनने वाला बस एक ही बात कहता है, समाज का रक्षक इतना बड़ा भक्षक कैसे हो सकता है। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं कुमार विजेता कहानी खबर तक में फिर से एक बार एक नई सच्ची कहानी लेकर आप लोगों के बीच हाजिर हूँ। और फिर से एक विनती है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। दरअसल आज की जो सच्ची घटना है, यह घटना तमिलनाडु प्रदेश का है। तमिलनाडु प्रदेश का एक जिला है कृष्णागिरी, और इसी कृष्णागिरी में एक गांव है जिसका नाम थलसोता है। मैं बात कर रहा हूँ 20 जुलाई साल 1988 की। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाली एक महिला टीचर शाम के लगभग 5:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। वह महिला टीचर अपने पति वेंकटेश्वर मूर्ति से कहा कि मैं नलके से पानी भर के आती हूँ, रात में पानी की जरूरत पड़ेगी क्योंकि पानी अब घर में थोड़ा ही बचा है, तो इसलिए पानी लाना जरूरी है। दोस्तों, वह दौर ऐसा था कि जब हर घर में नल तो क्या पीने के पानी की व्यवस्था भी नहीं होती थी, इसलिए या तो कुएं से पानी लाना पड़ता था या फिर सरकारी भवनों से। दोस्तों, यह महिला टीचर जिसका नाम कल्पना सुमित होता है, कल्पना सुमित एक प्लास्टिक के डब्बे लेकर घर से निकल जाती है और सरकारी स्कूल के नलका के पास पहुंच जाती है। जिस स्कूल में नलका होता है उस स्कूल के सामने एक पुलिस स्टेशन होता है। जब नलका का पानी कल्पना सुमित भर रही होती है, उसी वक्त पुलिस वाले की नजर महिला शिक्षक सुमित पर पड़ता है और वह सिपाही जाकर अपने हेड कांस्टेबल से इस बात की जानकारी देता है। दरअसल जो हेड कांस्टेबल होता है, जब भी महिला टीचर पानी भरने आती है, उस हेड कांस्टेबल का गंदी निगाहें पहले से रहती है। जैसे ही हेड कांस्टेबल को पता चलता है कि वह महिला टीचर पानी भर रही है, उस टीचर को थाने बुला लेता है। और जब महिला टीचर थाने में आती है तो आते ही पुलिस वाले उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं। लेकिन जब शाम हो जाती है, लगभग शाम के 7:30 बज रहे होते हैं, और जब महिला टीचर अपने घर नहीं पहुंचती है तो इधर उस महिला टीचर के पति को चिंता होने लगती है और वह परेशान हो जाता है। महिला टीचर का पति उस नलका के पास जाता है जो उसके घर से कुछ ही दूर पर होता है, और जब वह नलका के पास पहुंचता है तो वहां देखता है कि जो बर्तन उसकी पत्नी पानी के लिए अपने साथ लेकर आई होती है, वह बर्तन उस नलका के पास पड़ा होता है। यह सब देखकर महिला टीचर का पति बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और वह इधर उधर अपनी पत्नी को आवाज लगाकर बुलाने लगता है। लेकिन जब कुछ देर बाद उसे कोई जवाब नहीं मिलता है तो महिला टीचर का पति सीधे घर वापस चला आता है। फिर आसपास के लोगों और अपने परिवार के सदस्यों को सारी बातें बतलाता है कि उसकी पत्नी कल्पना जो पानी लाने के लिए नलका के पास गई थी, वह वहां पर नलका के पास नहीं थी। यह बात सुनकर परिवार के लोगों में काफी चिंता बढ़ जाती है। अब परिवार वाले और उसका पति, आस पड़ोस के लोग सारे मिलकर कल्पना को खोजना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले वे लोग वहां खोजबीन शुरू करते हैं जहां कल्पना पानी भरने के लिए गई थी। लेकिन जब वहां कोई आता पता नहीं मिलता है तो सभी लोग आसपास के एरिया में जितने भी जंगल वाला इलाका होता है वहां तलाश करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो महिला टीचर होती है, कहीं भी उसका आता पता कोई सुराग नहीं मिलता है। लगभग सभी लोग शाम तक तलाश करते हैं। जब कल्पना नहीं मिलती है तो सभी लोग अपने घर हार थक के वापस लौट जाते हैं और फिर सभी मिलकर प्लान करते हैं कि कल जब सुबह होगा तो फिर से तलाश की जाएगी। फिर जब कल सुबह होता है तो इस बार 20 जुलाई को हर तरफ 2-4 ग्रुपों में लोग खोजबीन शुरू कर देते हैं। सभी लोग चारों तरफ खोजने की हर कोशिश करते हैं। उस दिन भी कल्पना का कोई सुराग नहीं मिल पाता है। फिर अगले दिन 21 जुलाई को वो मनुष्य तारीख आ ही जाती है जहाँ किसी गाँव वालों को गाँव की एक नहर के पास
80 फीट गहरे में उस महिला टीचर कल्पना की लाश को देखता है। कल्पना की लाश देखने के बाद लोगों के होश उड़ जाते हैं। उस महिला टीचर कल्पना के शरीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जहां से ब्लड नहीं बह रहा था और वह मर चुकी थी, ऐसा गांव वालों को महसूस होता है। लेकिन गांव वाले जब कल्पना के बॉडी के पास पहुंचते हैं, उसकी नब्ज टटोलने की कोशिश करते हैं तो उसकी सांसें चल रही होती है। लेकिन जो महिला शिक्षक होती है वो जीना नहीं चाह रही थी और जीने की स्थिति में भी नहीं थी। तभी गांव के कुछ लोग, जिसमें एक रामकृष्ण होता है और एक स्कूल के शिक्षक होते हैं, वो दौड़ते हुए सीधे थाने पहुंच जाते हैं और थाने जाकर पूरी कहानी बयां करते हैं कि जो महिला टीचर है जिसका नाम कल्पना है, दरअसल 2 दिन पहले शाम को 5:30 बजे से लापता हो गई है। उसके बाद उसका कहीं आता पता नहीं चल रहा था। फिलहाल वो मिली है गांव के नहर के पास एक गड्ढे में, उसकी लाश पड़ी है, लेकिन ऐसा लग रहा है शायद उसके अंदर जान है और वह बच सकती है। पुलिस वाले ने जैसे ही यह बात सुनी तो उसने कहा कि हमारे पास क्यों आए हो, तुम्हें जाना है तो भागकर हॉस्पिटल जाओ। लेकिन गांव वाले के पास कोई ऐसा साधन नहीं था जिससे उस महिला टीचर को वे लोग हॉस्पिटल लेकर जा सके। काफी प्रयास करने के बाद किसी तरह गांव वाले उस महिला टीचर को गांव से लगभग दूर 30 किलोमीटर पर स्थित एक खूबसूरत जगह है जहाँ एक सरकारी हॉस्पिटल होता है, उसी सरकारी हॉस्पिटल में महिला टीचर को एडमिट करा देते हैं। वहाँ डॉक्टर पद्मावती होती है। जब डॉक्टर उपचार शुरू कर देती है और जब उसके शरीर का जांच पड़ताल करती है तो उस महिला टीचर के शरीर के अलग अलग हिस्सों, शरीर के बाहरी अंगों से लेकर प्राइवेट पार्टों पर लगभग 22 जख्म होते हैं। डॉक्टर कुछ देर इलाज करने के बाद कहती है इसकी हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर है और इसका यहाँ उपचार चलता रहा तो शायद इसका बच पाना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए डॉक्टर महिला टीचर को बेहतर इलाज के लिए बेंगलुरु के बड़े हॉस्पिटल, जिसका नाम सेंट जॉन हॉस्पिटल होता है, तुरंत वहाँ रेफर कर देती है। यह हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल से लगभग 42 किलोमीटर दूर होती है, जहाँ पर महिला टीचर को परिजन लगभग शाम के 6 बजे तक रेफर वाले हॉस्पिटल बेंगलुरु में पहुंच जाते हैं। जब इस हॉस्पिटल के डॉक्टर महिला टीचर की जांच पड़ताल करती है तो उसके कई हिस्सों में दांतों से काटा गया था। शरीर का बाहरी अंग हो या प्राइवेट पार्ट हो, हर जगह दांतों से काटने का जख्म था। कुछ अंग देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी वस्तु से उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई हो, जिससे उसके शरीर में अलग अलग जगहों पर फ्रैक्चर भी थे। उसके शरीर में भी गंभीर चोटें थी। हालात इतनी नाजुक थी कि महिला टीचर बोल पाने की स्थिति में भी नहीं थी। जब इधर बेहतर इलाज चलना शुरू हो जाता है तब लोग पुलिस वाले के पास जाकर पुलिस थाने में पूरी कहानी बयां करते हैं। लेकिन पुलिस वाले इस केस को इतनी गंभीरता से नहीं ले रहे थे जितनी गंभीरता से लेनी चाहिए और किसी तरह बात को टटोल मटोल कर देना चाहते थे। जब गांव वालों के बीच में यह बात पहुंचती है कि इस तरह की घटना होने के बावजूद भी पुलिस वाले सही कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और अभी तक FIR दर्ज नहीं किया है, तब गांव के बहुत सारे लोग मिलकर जिले के DM का घेराव करते हैं। जब DM का घेराव होता है तब जाकर DM के आदेश पर पुलिस वाले FIR दर्ज करते हैं और जो पुलिस होती है यह समान धाराओं में FIR दर्ज करती है। लेकिन पुलिस इस मामला को फिर भी ज्यादा गंभीरता से नहीं लेती है और थोड़ी बहुत जांच पड़ताल करने के बाद फिर से टाल मटोल करना शुरू कर देती है। तब गांव वाले आपस में बैठकर विचार विमर्श करते हैं कि जब तक मामला हाईलाइट नहीं होगा, शासन प्रशासन के नजर में नहीं पहुंचेगी, तब तक उचित कार्रवाई नहीं होगी। इसलिए गांव वाले फैसला करते हैं कि जब तक आंदोलन नहीं किया जाएगा तब तक उचित कार्रवाई की संभावना नहीं है। पर फिर गांव वाले DM के साथ बड़े से बड़े अधिकारियों का घेराव करते हैं। तब कहीं जाकर टीम गठित की जाती है और टीम गठित करने के बाद फिर पुलिस जांच पड़ताल करने में जुट जाती है। इसके लिए अलग से टीम बनाई जाती है। जब उस महिला टीचर को 3-4 दिन बाद होश आ जाता है तो उससे गठित टीम पूछताछ करती है तो महिला टीचर अभी भी बहुत ज्यादा बोलने की स्थिति में नहीं होती है, बस इतना ही बोल पाती है, सफाई कर्मचारी लक्ष्मी। तब पुलिस गांव वालों से लक्ष्मी के बारे में पूछताछ करती है कि लक्ष्मी कौन है। लक्ष्मी के बारे में गांव वालों से पूछताछ करने के बाद लक्ष्मी पुलिस के निशाने पर आ जाती है और जो विशेष गठित टीम होती है लक्ष्मी को अरेस्ट कर पूछताछ शुरू कर देती है। तो लक्ष्मी ने जो पूरी कहानी बयां की उसको सुनने के बाद हर किसी के होश उड़ जाते हैं। दरअसल जो महिला टीचर कल्पना होती है शाम के करीब 5:30 बजे अपने घर से पानी लाने को निकली थी। पानी लाने के लिए जब यह नलका के पास पर पहुंचती है तो उसके साथ सफाई कर्मचारी लक्ष्मी वहां पहुंच जाती है और उससे बातचीत करना शुरू कर देती है।
कुछ देर बातचीत करने के बाद धोखे से महिला टीचर को सीधे थाने में लेकर चली जाती है। आते ही महिला टीचर को पुलिस वाले कमरे में बंद कर देते हैं। बंद करने पर महिला टीचर पुलिस वाले से पूछती है कि मैंने क्या गलती की है, मेरा क्या कसूर है, मुझे कमरे में क्यों बंद किया गया है। और उसके बाद महिला टीचर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तब पुलिस वाले उसके साथ मारपीट शुरू कर देते हैं। मारपीट के दौरान ही महिला टीचर का सर दीवार से जा टकराता है, जिससे महिला टीचर वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। जब महिला टीचर को कुछ देर बाद होश आता है तो वह देखती है कि 4 पुलिस वाले उसके पास आते हैं, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर होता है पीके बाला और हेड कांस्टेबल सेल्वाराम गोविंद उर्फ गोविंद और गोविंद स्वामी, ये 4 पुलिस वाले होते हैं। जब पुलिस वाले कमरे के अंदर जाते हैं तो सबसे पहले सब इंस्पेक्टर महिला टीचर के सारे कपड़े बदन से उतार देता है। उसके बाद बड़ी बेरहमी से उस महिला टीचर का बलात्कार करता है। वह तब तक करता रहता है जब तक कि उसका मन नहीं भर जाता है। महिला टीचर जब इसका विरोध करती है तो उसके साथ फिर से मारपीट किया जाता है। महिला टीचर को इतनी बेरहमी से पीटा जाता है कि अब वह विरोध करने की स्थिति में भी नहीं रहती है। इसके बाद बारी बारी से सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल जितने भी लोग होते हैं, सभी लोग महिला से जबरदस्ती बलात्कार करते हैं। हैरान करने वाली बात यह थी कि 4 पुलिस वाले वर्दी में थे और अपने ही थाने में उस महिला के साथ बलात्कार कर रहे थे। वो पुलिस वाले जो कभी वर्दी पहनने के वक्त कसमें खाई थी, हम समाज की रक्षा करेंगे और न्याय करेंगे, लेकिन आज एक समाज का रक्षक ही भक्षक बन गया था। खैर, जबरदस्ती करने के बाद 4 पुलिस वाले उस महिला को थाने से दूर एक गाड़ी घाई में महिला के बदन पर से सारे कपड़े उतार कर फेंक देते हैं और उसके ऊपर बड़े बड़े पत्थर भी फेंक देते हैं। और वे पुलिस वाले लोग महिला टीचर को मरा समझकर वहां से वापस थाने चले आते हैं। और उन्हें लगता है यह बात कोई और नहीं जानता है, लेकिन सफाई कर्मचारी जो लक्ष्मी होती है, जो महिला टीचर को थाने में धोखे से बुलाकर लाई होती है, वह इस घटनाक्रम के बारे में थोड़ा बहुत उसे पता होता है। लक्ष्मी के बयान पर ही विशेष गठित टीम उस थाने के पुलिस वाले से जब पूछताछ करती है, तब जाकर जांच पड़ताल के बाद यह सब मामला सामने आती है। फिर पुलिस वाले इस मामले में चार्जशीट दाखिल करती है और चार्जशीट दाखिल करने के बाद उन 4 पुलिस वालों को आरोपी बनाया जाता है। आरोपी बनाने के बाद मामला फिर से कोर्ट में जाता है तो इन 4 पुलिस वालों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है और महिला टीचर को तमिलनाडु सरकार 5 लाख रुपए मुआवजे के रूप में देने का फैसला देती है। और इधर महिला टीचर लगभग 3 महीने के बाद सही से बातचीत करने और उठने बैठने और चलने की स्थिति में आ जाती है। फिर इस महिला टीचर को 12 अक्टूबर 1988 को हॉस्पिटल से घर भेज दिया जाता है। आज भी उस इलाके के लोग इस घटना के बारे में जानकर सहम जाते हैं, सिहर जाते हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी को आहत करना है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, ताकि आप लोग अपना ख्याल रखते हुए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर से एक नई और सच्ची कहानी में। तब तक आप लोग अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।